नमस्कार साथियों, कहानी मेरी जुबानी में प्रस्तुत है मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी जिसका शीर्षक है ज्योति। विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटु हो गया। जब बहुत जी चलता तो अपने मृत पति को कोसती, आप तो सिधार गए, मेरे लिए सारा जंजाल छोड़कर चले गए। जब इतना ही जल्दी जाना था तो ब्याह ना जाने किस लिए किया। घर भुनी भांग नहीं चले थे ब्याह करने। वो चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। अहीरों में इसका रिवाज है। देखने सुनने में भी बुरी ना थी। 2 आदमी तैयार भी थे, लेकिन बूटी पवित्रता कहलाने के मोह को ना छोड़ सकी और ये सारा क्रोध उतरता उसके बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 16 साल का था। सोहन अभी छोटा था और मैना लड़की थी। ये दोनों अभी किसी लायक ना थे। अगर ये तीनों ना होते तो बूटी को क्यों इतना कष्ट होता। जिसका थोड़ा सा काम कर लेती, वो रोटी कपड़ा दे देता, जब चाहती किसी के सिर बैठ जाती। अब अगर कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे, 3 लड़कों के होते हुए इसे क्या सोची। मोहन भरसक उसका भार हल्का करने की चेष्टा करता। गायों भैंसों की सानी पानी दुहना मतना ये सब कर लेता, लेकिन बूटी का मुंह सीधा ना होता था। वो रोज एक ना एक खूचड़ निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी घुड़कियों की परवाह करना छोड़ दिया। पति उसके सिर गृहस्थी का भार पटक कर क्यों चला गया, उसे यही गिला था। बेचारी का सर्वनाश ही कर दिया। ना खाने का सुख मिला, ना पहनने ओढ़ने का, और ना किसी बात का। इस घर में क्या आई, मानो भट्टी में पड़ गई। उसकी वैधव्य साधना और अतृप्त भोग लालसा में सदैव द्वंद्व सा मचा रहता था, और उसकी जलन में उसके हृदय की सारी मृदुता जल कर भस्म हो गई थी। पति के पीछे और कुछ नहीं तो बूटी के पास 400-500 के गहने थे, लेकिन एक एक करके सब उसके हाथ से निकल गए। उसी मोहल्ले में, उसके बिरादरी में कितनी औरतें थीं जो उससे जेठ होने पर भी गहने झमकाकर, आंखों में काजल लगाकर, मांग में सिंदूर की मोटी सी रेखा डालकर मानो उसे जलाया करती थी। इसलिए जब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होती, और ये सारी जलन वह लड़कों पर निकालती, विशेषकर मोहन पर। वो शायद सारे संसार की स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। कुत्सा में उसे विशेष आनंद मिलता था। उसकी वंचित लालसा जल ना पाकर ओस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी। फिर ये कैसे संभव था कि वो मोहन के विषय में कुछ सुने और पेट में डाल ले। जो ही मोहन संध्या समय दूध बेचकर घर आया, बूटी ने कहा, देखती हूँ तू अब सांड बनने पर उतारू हो गया है। मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा, कैसा सांड, क्या बात है? तू रुपया से छिप छिप कर नहीं हंसता बोलता, उस पर कहता है कैसा सांड? तुझे लाज नहीं आती? घर में पैसे पैसे की तंगी है और वहां उसके लिए पान लाए जाते हैं, कपड़े रंगाए जाते हैं। मोहन ने विद्रोह भाव धारण किया। अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता? कहता कि पैसे दो तो लाऊंगा। अपनी धोती रंगने को दी तो उससे रंगाई मांगता। टोले में एक तू ही तो बड़ा धन्ना सेठ है, और किसी से उसने क्यों ना कहा? ये वो जाने, मैं क्या बताऊं। तुझे अब छैला बनने की सूझती है। घर में भी कभी एक पैसे का पान लाया? यहाँ पान किसके लिए लाता? क्या तेरे लिखे घर में सब मर गए? मैं ना जानता था तुम पान खाना चाहती हो। संसार में 1 रुपया ही पान खाने जोग है। शौक श्रृंगार की भी तो उम्र होती है। बूटी जल उठी। उसे बुढ़िया कह देना, उसकी सारी साधना पर पानी फेर देना था। बुढ़ापे में उन साधनाओं का महत्व ही क्या, जिस त्याग कल्पना के बल पर वो सभी स्त्रियों के सामने सिर उठाकर चलती थी। उस पर इतना कठोराघात। इन्हीं लड़कों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी। उसके आदमी को मरे आज 5 साल हुए, तब उसकी चढ़ती जवानी थी। 3 बच्चे भगवान ने उसके गले मढ़ दिए। नहीं, अभी वह है कै दिन की। चाहती तो आज भी वो होठ लाल किए, पाँव में महावर लगाए, अनवट बिछुए पहने मटकती फिरती। वो सब कुछ उसने इन बच्चों के कारण त्याग दिया
और आज मोहन उसे बुढ़िया कहता है। रुपया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चूहिया सी लगे, फिर भी वह जवान है और बूटी बुढ़िया है। बोली, हाँ और क्या, मेरे लिए तो अब फटे चीथड़े पहनने के दिन है ना। जब तेरा बाप मरा तो मैं रुपया से 2 ही 4 साल बड़ी थी। उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता ना चलता, गली गली भीख मांगते फिरते। लेकिन मैं कह देती हूँ, अगर तू फिर उससे बोला तो या तो तू ही इस घर में रहेगा या मैं ही रहूंगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा। कैसी बात? सगाई की। अगर पिया मेरे घर में आई तो झाड़ू मारकर निकाल दूंगी। ये सब उसकी माँ की माया है। वह कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेती है। रांड से इतना भी नहीं देखा जाता, चाहती है कि उसे सौत बनाकर छाती पर बैठा दे। मोहन ने व्यथित कंठ से कहा, अम्मा ईश्वर के लिए चुप रहो, क्यों अपना पानी आप खो रही हो? मैंने तो समझा था कि 4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली पड़ जाओगी। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो, आज से यही आंगन में सोया कर और गायें भैंसें बाहर पड़ी रहेंगी। पड़ी रहने दे, कोई डाका नहीं पड़ जाता, कोई डाका नहीं पड़ा जाता। मुझ पर तुझे इतना संदेह है? हाँ, तो मैं यहाँ ना सोऊंगा तो निकल जा मेरे घर से। हाँ, तेरी यही इच्छा है तो निकल जाऊंगा। मैना ने भोजन पकाया। मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं है। बूटी उसे मनाने ना आई। मोहन का युवक हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता था। उसका घर है, ले ले, अपने लिए वो कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ निकालेगा। रुपया ने उसके रूखे जीवन में एक स्निग्धता भर दी थी। जब वो एक अव्यक्त कामना से चंचल हो रहा था, जीवन कुछ सूना सूना लगता था। रुपया ने नव वसंत की भांति आकर उसे पल्लवित कर दिया। मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा। कोई काम करता होता पर ध्यान रुपया की ओर लगा रहता। सोचता उसे क्या दे कि वो प्रसन्न हो जाए। अब वो कौन मुंह लेकर उसके पास जाए? क्या उससे कहे कि अम्मा ने मुझे तुझसे मिलने को मना किया है? अभी कल ही तो बरगद के नीचे दोनों में कैसी कैसी बातें हुई थी। मोहन ने कहा था, रूपा तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे 100 गाहक निकल आएंगे, मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है? इस पर रुपया ने जवाब दिया, वो तो संगीत की तरह अब भी उसके प्राणों में बसा हुआ था। मैं तो तुमको चाहती हूँ मोहन, अकेले तुमको। परगने के चौधरी हो जाओ तब भी मोहन हो, मजूरी करने लगो तब भी मोहन हो। अब उसी रुपया से आज वो जाकर कहे, मुझे अब तुमसे कोई सरोकार नहीं है। नहीं, ये नहीं हो सकता। उसे घर की परवाह नहीं है। वो रुपया के साथ माँ से अलग रहेगा। इस जगह ना सही, किसी दूसरे मोहल्ले में सही, इस वक्त भी रुपया उसकी राह देख रही होगी। कैसे अच्छे बीड़े लगाती है, कहीं अम्मा सुन पावे कि रात को वो रुपया के द्वार पर गया था तो परान ही दे दें। दे परान। अपने भाग तो नहीं बखानती कि ऐसी देवी बहू मिल जाती है। ना जाने क्यों रुपया से इतनी चिढ़ती हैं। वो ज़रा पान खा लेती है, ज़रा साड़ी रंग कर पहनती है, बस यही तो। चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। रुपया आ रही है। हाँ, वही है। रुपया उसके सिरहाने आकर बोली, सो गए क्या मोहन? घड़ी भर में तुम्हारी राह देख रही हूँ, आए क्यों नहीं? मोहन नींद का मक्कर किए पड़ा रहा। रुपया ने उसका सिर हिलाकर फिर कहा, क्या सो गए मोहन? उन कोमल उंगलियों के स्पर्श में क्या सिद्धि थी, कौन जाने। मोहन की सारी आत्मा उन्मत्त हो उठी। उसकी प्राण बाहर निकलकर रुपया के चरणों में समर्पित हो जाने के लिए उछल पड़े। देवी वरदान के लिए सामने खड़ी है। सारा विश्व जैसे नाच रहा है। उसे मालूम हुआ जैसे उसका शरीर लुप्त हो रहा है। केवल वो एक मधुर स्वर की भांति विश्व की गोद में चिमटा हुआ उसके साथ नृत्य कर रहा है। रुपया ने फिर कहा, अभी से सो गए क्या जी? मोहन बोला, हाँ, जरा नींद आ गई थी रूपा। तुम इस वक्त क्या करने आई?
कहीं अम्मा देख ले तो मुझे मार ही डालें। तुम आज आए क्यों नहीं? आज अम्मा से लड़ाई हो गई। क्या कहती थी? कहती थी रुपया से बोलेगा तो परान दे दूंगी। तुमने पूछा नहीं? रुपया से क्यों चिढ़ती हो? अब उनकी बात क्या कहूँ रूपा, वो किसी का खाना पहनना नहीं देख सकती। अब मुझे तुमसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा जी तो ना मानेगा। ऐसी बात करोगी तो मैं तुम्हें लेकर भाग जाऊंगा। तुम मेरे पास एक बार रोज आ जाया करो, बस, और मैं कुछ नहीं चाहती। और अम्मा जो बिगड़ेंगी तो मैं समझ गई तुम मुझे प्यार नहीं करते। मेरा बस होता तो तुमको अपने परान में रख लेता। इसी समय घर के किवाड़ खटके रुपया भाग गई। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर सा भरा हुआ था। वो सोहन को बराबर डांटता रहता था। सोहन आलसी था, घर के काम धंधे में जी ना लगता था। आज भी वो आंगन में बैठा अपनी धोती में साबुन छिपाकर भाग जाने का अवसर खोजने लगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्या धोती बहुत मैली हो गई है सोहन? धोबी को क्यों नहीं दे देते? सोहन को इन शब्दों में स्नेह की गंध आई। धोबिन पैसे मांगती है तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? अम्मा कौन पैसे दिए देती है, तो मुझसे ले लो। ये कह उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेंक दी। सोहन प्रसन्न हो गया। भाई और माता दोनों ही उसे धिक्कारते थे। बहुत दिनों बाद आज स्नेह की मधुरता का स्वाद मिला। इकन्नी उठा ली और धोती को वहीं छोड़कर गाय को खोल कर ले चला। मोहन ने कहा, तुम रहने दो, मैं इसे लिए जाता हूं। सोहन ने पगहिया भाई को देखकर फिर पूछा, तुम्हारे लिए चिलम रख लाऊं? जीवन में आज पहली बार सोहन ने भाई के प्रति ऐसा सद्भाव प्रकट किया। इसमें क्या रहस्य है, ये मोहन की समझ में ना आया। बोला, आग हो तो रख लाओ। मैना सिर के बाल खोले आंगन में घरौंदा बना रही थी। मोहन को देखते ही उसने घरौंदा बिगाड़ दिया और अचल से बाल छिपाकर रसोई घर में बर्तन उठाने चली। मोहन ने पूछा, क्या खेल रही है मैना? मैना डरी हुई बोली, कुछ तो नहीं। तू तो बहुत अच्छे घरौंदे बनाती है, जरा बना देखूं। मैना का रुआंसा चेहरा खिल उठा। प्रेम के शब्द में कितना जादू है, मुंह से निकलते ही जैसे सुगंध फैल जाती है। जिसने सुना उसका हृदय खिल उठा। जहाँ भय था वहाँ विश्वास चमक उठा। जहाँ कटुता थी वहाँ अपनापा छलक पड़ा। चारों ओर चेतनता छोड़ गई। कहीं आलस्य नहीं, कहीं खिन्नता नहीं। मोहन का हृदय आज प्रेम से भरा हुआ है। उसमें सुगंध का विकर्षण हो रहा है। मैना घरौंदा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलझाते हुए कहा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना? नेवता दे, कुछ मिठाई खाने को मिले। मैना का मन आकाश में उड़ने लगा। अब भैया पानी मांगे तो वो लोटे को राख से खूब चमाचम करके पानी ले आएगी। अम्मा पैसे नहीं देती। गुड्डा तो ठीक हो गया है, टीका कैसे भेजूं? कितने पैसे लेगी? 1 पैसे के बतासे लूंगी और 1 पैसे का रंग। जोड़े तो रंग जाएंगे कि नहीं? तो 2 पैसे में तेरा काम चल जाएगा। तो 2 पैसे दे दो भैया, तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाए। मोहन ने पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए। मैना लपकी। मोहन ने हाथ ऊपर उठाया। मैना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। मैना ने पैसे ले लिए और नीचे उतरकर नाचने लगी। फिर अपनी सहेलियों को विवाह का नेवता देने के लिए भागी। उसी वक्त बूटी गोबर का झोवा लिए आ पहुंची। मोहन को खड़े देखकर कठोर स्वर में बोली, अभी तक मटर गश्ती ही हो रही है, भैंस कब दूही जाएगी? आज बूटी को मोहन ने विद्रोह भर जवाब ना दिया, जैसे उसके मन में माधुर्य का कोई सोता सा खुल गया हो। माता को गोबर का बोझ लिए देखकर उसने झोवा उसके सिर से उतार दिया। बूटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस धो, मैं तो गोबर लिए जाती हूँ।
तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? माता का हृदय वात्सल्य से गदगद हो उठा। तू जा, अपना काम देख, मेरे पीछे क्यों पड़ता है? गोबर निकालने का काम मेरा है और दूध कौन दूहेगा? वह भी मैं करूँगा। तू इतना बड़ा योद्धा है कि सारे काम कर लेगा। जितना कहता हूँ उतना कर लूँगा। तो मैं क्या करूँगी? तुम लड़कों से काम लो, जो तुम्हारा धर्म है। मेरी सुनता है कोई? आज मोहन बाजार से दूध पहुंचा कर लौटा तो पान, कत्था सुपारी, एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई लाया। बूटी बिगड़ कर बोली, आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे क्या? इस तरह उड़ावेगा तो कै दिन निबाह होगा। मैंने तो एक पैसा भी नहीं उड़ाया है अम्मा। पहले मैं समझता था कि तुम पान खाती ही नहीं, तो अब मैं पान खाऊंगी। हाँ और क्या। जिसके दो दो जवान बेटे हों, क्या वो इतना शौक भी ना करे? कोपल थी, लेकिन उसके अंदर कितना जीवन, कितना रस था। उसने मैना और सोहन को एक एक मिठाई दे दी और मोहन को देने लगी। मिठाई तो लड़कों के लिए लाया था अम्मा, और तू तो बूढ़ा हो गया। क्यों? इन लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूँ, लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है। मोहन ने मिठाई ले ली। मैना ने मिठाई पाते ही गप से मुंह में डाल ली थी। वो केवल मिठास का स्वाद जीभ पर छोड़कर कब की गायब हो चुकी थी। मोहन की मिठाई को ललचाई आंखों से देखने लगी। मोहन ने आधा लड्डू तोड़कर मैना को दे दिया। एक मिठाई दोने में और बची थी। बूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा, लाया भी तो इतनी सी मिठाई, ये ले ले। मोहन ने आधी मिठाई मुंह में डालकर कहा, ये तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनंद मिलता है, उसमें मिठास से ज़्यादा स्वाद है। उसने आधी मिठाई सोहन को और आधी मोहन को दे दी। फिर पानदान खोल कर देखने लगी। आज जीवन में पहली बार उसे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्य भाग कि पति के राज में जिस विभूति के लिए तरसती रही, वो लड़के के राज में मिली। पानदान में कई कुल्हियाँ हैं और देखो, दो छोटी छोटी चिमटियाँ भी हैं। ऊपर कड़ा लगा हुआ है, जहाँ चाहो लटका कर ले जाओ। ऊपर की तश्तरी में पान रखे जाएंगे। जो ही मोहन बाहर चला गया, उसने पानदान को मांझ धोकर उसमें चूना, कत्था भरा, सुपारी काटी, पान को भिगोकर तश्तरी में रखा। तब एक बीड़ा लगाकर खाया। उस बीड़े के रस ने जैसे उसकी वैधव्य की कटुता को स्निग्ध कर दिया। मन की प्रसन्नता व्यवहार में उदारता बन जाती है। अब वो घर में नहीं बैठ सकती। उसका मन इतना गहरा नहीं है कि इतनी बड़ी विभूति उसमें जाकर गुम हो जाए। एक पुराना आईना पड़ा हुआ है। उसने उसमें अपना मुंह देखा। होठों पर लाली तो नहीं है। मुंह लाल करने के लिए उसने थोड़े ही पान खाया है। धनिया ने आकर कहा, काकी तनक रस्सी दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। कल बूटी ने साफ कह दिया होता, मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है, रस्सी टूट गई है तो बनवा लो। आज उसने धनिया को रस्सी निकालकर प्रसन्न मुख से दे दी और सद्भाव से पूछा, लड़के के दस्त बंद हुए कि नहीं धनिया? धनिया ने उदास मन से कहा, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए, जाने दांत आ रहे हैं। पानी भर ले तो ज़रा चल कर देखूं, दांत ही हैं कि कुछ और फसाद है, किसी की नज़र वज़र तो नहीं लगी? अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसकी आंख फूटी हो। चंचल लड़कों को नज़र का बड़ा डर रहता है। जाते चुमकार कर बुलाया, झट उसकी गोद में चला जाता है। ऐसा हंसता है कि तुमसे क्या कहूँ। कभी कभी माँ की नज़र भी लग जाया करती है। ए नोज काकी, भला कोई अपने लड़के को नज़र लगाएगा? यही तो तू समझती नहीं। नज़र अपने आप ही लग जाती है। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली।
तू अकेली है, आजकल घर के काम धंधे में बड़ा अंडस होता होगा। नहीं अम्मा, रुपया आ जाती है, घर का कुछ काम कर लेती है। नहीं, अकेले तो मेरे मरण हो जाती। बूटी को आश्चर्य हुआ। रुपया को तो उसने केवल तितली समझ रखा था। रुपया? हाँ काकी, बेचारी बड़ी सीधी है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़के को भी संभालती है। गाढ़े समय कौन किसकी बात पूछता है काकी? उसे तो अपने मिस्सी काजल से छुट्टी नहीं मिलती होगी। ये तो अपनी अपनी रुचि है काकी। मुझे तो इस मिस्सी काजल वाली ने जितना सहारा दिया उतना किसी भक्तिन ने ना दिया। बेचारी रात भर जागती रही, मैंने कुछ दे तो नहीं दिया। हाँ, जब तक जीऊंगी उसका जस गाऊं। तू उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के लिए पैसे कहाँ से आते हैं, किनारदार साड़ियाँ कहाँ से आती हैं। मैं इन सब बातों में नहीं पड़ती काकी। फिर शौक श्रृंगार करने को किसका जी नहीं चाहता। खाने पहनने की यही तो उम्र है। धनिया का घर आ गया। आंगन में रुपया बच्चे को गोद में लिए थपक रही थी। बच्चा सो गया था। धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया। बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, पेट में धीरे धीरे उंगली गड़ा कर देखा, नाभि पर हींग का लेप करने को कहा। रुपया बेनिया लाकर उसे झलने लगी। बूटी ने कहा, ला बेनिया, मुझे दे दो, मैं डुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी? तो दिन भर यहाँ काम धंधा करती रही है, थक गई होगी। तुम इतनी भली मानस हो, और यहाँ लोग कहते थे कि वो बिना गाली के बात नहीं करती। मारे डर के तुम्हारे पास ना आई। बूटी मुस्कुराई। लोग झूठ तो नहीं कहते। मैं आंखों की देखूं मानूं कि कानों की सुनूं। आज भी रुपया आंखों में काजल लगाए, पान खाए, रंगीन साड़ी पहने हुए थी। किंतु आज बूटी को मालूम हुआ कि फूल में केवल रंग नहीं है, सुगंध भी है। बूटी के मन में रुपया से जो घृणा हो गई थी, वो किसी देवी मंत्र में धूल सी गई। कितनी सुशील लड़की है, कितनी लज्जातूर, बोली कितनी मीठी है। आजकल की लड़कियां अपने बच्चों की तो परवाह नहीं करती, दूसरों के लिए कौन मरता है। सारी रात धनिया के लड़के को लिए जागती रही। मोहन ने कल की बातें इससे कह तो दी होंगी। दूसरी लड़की होती तो मेरी ओर से मुंह फेर लेती, मुझे जलाती, मुझे ऐंठती। इसे तो जैसे कुछ मालूम ही ना हो सकता है कि मोहन ने इससे कुछ भी ना कहा हो। हाँ, यही बात है। आज रुपया बूटी को बड़ी सुंदर लगी। ठीक तो है, अभी शौक श्रृंगार ना करेगी तो कब करेगी। शौक श्रृंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं। किसी के घर में आग लग जाए तो उनसे मतलब नहीं, उनका काम तो खाली दूसरों को रिझाना है। जैसे अपने रूप की दुकान सजाए राह चलतों को बुलाते हो कि जरा इस दुकान की भी सैर करते जाइए। ऐसे उपकारी प्राणियों का श्रृंगार बुरा ही नहीं लगता, नहीं बल्कि और अच्छा लगता है। इससे मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुंदर है उतना ही मन भी सुंदर है। फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उसके रूप का बखान करें। किसे दूसरों की आंखों में खप जाने की लालसा नहीं होती। बूटी का यौवन कब का विदा हो चुका, फिर भी ये लालसा उसे बनी हुई है। कोई उसे रस भरी आंखों से देख लेता है तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है, जमीन पर पांव नहीं पड़ते। फिर रूपा तो अभी जवान है। उस दिन से रूपा प्राय 2-1 बार नित्य बूटी के घर जाती। बूटी ने मोहन से आग्रह करके उसके लिए एक अच्छी सी साड़ी मंगवा दी। अगर रुपया कभी बिना काजल लगाए या बेरंगी साड़ी पहने आ जाती तो बूटी कहती, बहू बेटियों का ये जोगिया भेस अच्छा नहीं लगता है, ये भेस तो हम जैसी बुढ़ियों के लिए है। रुपया ने एक दिन कहा, तुम बूढ़ी काहे को हो गई अम्मा? लोगों का इशारा मिल जाए तो भौरों की तरह तुम्हारे ऊपर मंडराने लगे। मेरे दादा तो तुम्हारे द्वार पर धरना देने लगे। बूटी ने मीठे तिरस्कार से कहा, चल, मैं तेरी माँ की सौत बनकर जाऊंगी क्या? अम्मा तो बूढ़ी हो गई, तो क्या तेरे दादा अभी जवान बैठे हैं? हाँ एया, बड़ी अच्छी मिट्टी है उनकी।
बूटी ने उसकी ओर रस भरी आंखों से देखकर पूछा, अच्छा बता, मोहन से तेरा ब्याह कर दूं? रूपा लजा गई, मुख पर गुलाब की आभा दौड़ गई। आज मोहन दूध बेच कर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ रुपये पैसे जुटा, मैं रुपया से तेरी बातचीत कर रही हूँ। कहानी सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।